रेलवे स्टेशन पर कच्चा आम बेचने वाली गरीब देवरानी। आम ले लो आम, कच्चा कच्चा आम ले लो आम, कच्चा कच्चा आम। प्रज्ञा रेलवे स्टेशन पर कच्चे आम की टोकरी में कच्चे आम भरकर बेच रही होती है। तभी उसके पास एक आदमी और आ जाता है। लगता है काफी कच्चे आम है तुम्हारे। लो, एक काम करो, आधी किलो आम मुझे दे दो। प्रज्ञा आधी किलो आम तोलती है और उस आदमी को दे देती है, जिसके बाद प्रज्ञा रेलवे स्टेशन पर बाकी के आम बेचती रहती है। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसके अंदर से अनन्या उतरती है। अनन्या की नजर सीधा प्रज्ञा के ऊपर पड़ती है और वो उसे देखकर कहती है, आखिरकार तुम आज भी इस रेलवे स्टेशन पर आम ही बेच रही हो। मुझे तो पता ही था तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जिस नाली में पली बड़ी हो उसी में मर जाओगी, एक कीड़े की तरह। देखो अपनी हालत क्या हो गई है। वैसे भी तुम इसी के लायक हो देवरानी जी। अनन्या ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अपनी जेठानी का ऐसा बर्ताव देखकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए रेलवे स्टेशन पर आम बेचने लगती है। आखिर अनन्या प्रज्ञा को ऐसा क्यों कहती है और उसकी गरीबी का मजाक क्यों उड़ाती है? आइए ये सब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ओहो, जब देखो इस घर के अंदर सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अरे माँ जी भी एक काम को हाथ नहीं लगा सकती हैं। कैसे घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ मैं। रसोई से अनन्या के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर रवि आ जाता है और अनन्या से कहता है, अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? आज फिर तुम्हारा रेडियो एफएम ऑन हो गया है शायद। अरे और कब तक मैं इस घर में सारे काम अकेले ही करती रहूंगी? मुझे भी तो कोई साथी चाहिए। आप समझते क्यों नहीं हो? अपने छोटे भाई को समझाओ, अगर शादी नहीं करेगा तो मुझे मेरी देवरानी कैसे मिलेगी? मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुकी हो, उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुली हुई हो? क्या कहा आपने? आपके कहने का मतलब क्या है? मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद की है? ओहो, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो क्या? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, और अब तुम्हारे जैसी एक और आ जाएगी तो मेरे भाई का तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। तभी खाने की टेबल पर सावित्री आ जाती है। अरे बहू, नाश्ता बना नहीं क्या अभी तक? सावित्री की आवाज सुनते ही अनन्या गुस्से में नाश्ते की टेबल पर नाश्ता रख देती है, जिसके बाद सावित्री अनन्या को समझ जाती है और किचन में उसके पास जाकर कहती है, सुन बहू, कई दिन हो गए हैं तुम अभी तक अपने घर नहीं गई हो, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम कुछ दिन के लिए अपने घर पर रुकाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। सावित्री के कहने पर अनन्या आधा अधूरा खाना बनाकर छोड़ देती है और फौरन अपने कमरे में जाकर बैग तैयार करती है, जिसके बाद वो अपने मायके चली जाती है और कुछ दिन आराम से रुकती है। देखते देखते कुछ दिन बाद जब अनन्या आराम से अपने मायके में रेस्ट करके वापस अपने ससुराल आती है, अरे ये हमारे आम के गार्डन में लड़की कौन है जो आम के पेड़ों को पानी दे रही है? लगता है कोई नई नौकरानी घर वालों ने रख ली है। अनन्या ऐसा सोचकर घर के अंदर चली जाती है। वहीं प्रज्ञा आम के पेड़ों को पानी देने के बाद घर के बाकी के कामों को संभालने के लिए चली जाती है। उसे विक्रम के कमरे में जाते हुए अनन्या देख लेती है। अरे, देवर जी के कमरे में आकर उनके बिस्तर पर आराम से लेटी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो। तभी वहाँ विक्रम आता है। भाभी, ये क्या तरीका है मेरी पत्नी से बात करने का? ये सुनते ही अनन्या को बहुत बड़ा झटका लगता है। मैं 4 दिन अपने मायके क्या गई, आप मेरे लिए देवरानी लेकर आए, और वो भी नौकरानी के जैसे। अरे कम से कम अपने आप को देखकर तो लड़की पसंद करते। अनन्या सावित्री और विक्रम पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन विक्रम अनन्या से कहता है, भाभी जी, मैं प्रज्ञा से बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी काला गोरा रंग कुछ नहीं होता। मेरे लिए सब मैटर नहीं करते। प्रज्ञा दिल की बहुत अच्छी है और मेरे लिए इतना ही काफी है। विक्रम की बात सुनने के बाद सभी लोग अपने कामों में लग जाते हैं, जिसके बाद अनन्या अपने मन में सोचती है, ऐसे कैसे इस घर में मैं अपनी बहन को देवर जी की पत्नी बनाना चाहती थी, और अब ये चमगादड़ इस घर में आ गई है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। अनन्या उस दिन के बाद से बेचारी प्रज्ञा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और उसके हर एक काम को खराब कर देती है, जिसके चलते सावित्री और विक्रम बेचारी प्रज्ञा को बहुत ज्यादा डांटा करते हैं। एक दिन अनन्या सावित्री की दवाइयों के साथ पॉइजन रख देती है। अरे प्रज्ञा, कहाँ पर हो तुम? मुझे जरा दवाई पकड़ा दो, दवाई खा लूंगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। तबीयत अचानक से ढीली हो गई है।
प्रज्ञा अपनी सास को दवाई दे देती है जिसमें जहर की शीशी भी होती है। तभी वहां अनन्या आती है और दवाई के अंदर से जहर की शीशी निकालकर सावित्री को दिखाती है। ये आपको मार कर सब कुछ हड़पना चाहती है माँ जी, देख रही हो, आपको जहर पिलाने की कोशिश की है इसने। अनन्या की वजह से प्रज्ञा को घर से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद प्रज्ञा चलते हुए रेलवे स्टेशन के पास में एक आम के बाग के पास झोपड़ी में रहने लगती है। उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं था। कई दिनों तक वह भूखी प्यासी दर दर भटकती है, जिसके बाद वह उस बगीचे से चोरी छिपे आम तोड़कर बेचना शुरू कर देती है। आम ले लो आम, ताजा ताजा आम, कच्चे कच्चे आम ले लो आम। प्रज्ञा रेलवे स्टेशन पर जब भी आम बेचा करती तो वह वहां पर से गुजरते समय अनन्या उसका बहुत मजाक उड़ाती है और उसे हमेशा जलील करती रहती। इस प्रकार बेचारी प्रज्ञा की जिंदगी गुजर रही होती है। एक दिन अनन्या अपने कमरे में अपनी सहेली से बात कर रही होती है। अरे बहन, तू चिंता क्यों करती है? मेरे देवर की पत्नी को मैंने इस घर से निकाल दिया है। अब हम तेरी शादी मेरे देवर से करवा देंगे, तू चिंता मत कर। ये सब सावित्री सुन लेती है, जिसके बाद उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। वो अनन्या के कमरे में आती है और उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत ना करना और उसके साथ इतना बुरा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे तुम गोरी हो, सुंदर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने से काले इंसान की बेइज्जती करोगी और उससे नफरत के चलते घर से ही निकलवा दोगी। मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं जा रही हूँ अपनी बहू को लेकर आने। सावित्री ऐसा कहकर प्रज्ञा को लेकर आने के लिए रेलवे स्टेशन निकल जाती है, लेकिन तभी अनन्या उसे पकड़ लेती है और उसके हाथ पैर बांध देती है। इतनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हुआ और अब आप सब कुछ खराब कर दोगी। ये सब मैं होने नहीं दूंगी। पहले मैं तुम्हें ही मारूंगी और उसके बाद तुम्हारी मौत को एक हादसा बना दूंगी, फिर सब कुछ मेरे हाथ में होगा। अनन्या से मारने वाली होती है कि तभी वहां प्रज्ञा आ जाती है और अपनी सास को बचा लेती है और फौरन पुलिस को फोन कर देती है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और अनन्या को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद सावित्री अपने दोनों बेटों को अनन्या की साजिश के बारे में बताती है। पुलिस ऑफिसर, ले जाइए इसे, ये औरत हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। पुलिस अनन्या को ले जाती है और उस दिन के बाद से प्रज्ञा अपने ससुराल में अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कल्पना ने अपने 5 बेटों में से 3 की शादी कर दी थी और उसकी तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई थी। आ जाओ मेरी प्यारी बहुओं, तुम्हारा इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। कल्पना के ऐसा बोलने पर तीनों बहुएं अपने पांव से कलश को गिराती हुई घर में आ गई। बहू, जाओ तुम लोग जाकर अपने कपड़े बदल लो और आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारी पहली रसोई की रस्म की तैयारी कर लेती हूँ। कल्पना के ऐसा बोलने पर उसकी तीनों बहुएं कमरे में चली गईं और आराम करने लगी। इसी तरह से सुबह हो गई और अब तीनों ही बहुओं की पहली रसोई की रस्म की बारी थी। मेरी प्यारी बहुओं, जो भी तुम्हारा मन करे वही चीज तुम मीठे में बना सकती हो, ठीक है? आर यू सीरियस? सासू माँ, मैंने कभी अपने घर का किचन भी नहीं देखा है और आप चाहती हो कि मैं खाना बनाऊं, वो भी कोई स्वीट डिश? ये तू क्या बोल रही है बहू? वैसे मामी जी, मैं भी तारा की बात से सहमत हूँ। मुझे भी कुछ बनाना नहीं आता। मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, हाँ, लेकिन ऑर्डर करके बाहर से खाना मंगवा जरूर सकती हूँ। हाय हाय, ये कैसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई, और कभी तो अपनी जिंदगी में कुछ पकाया ही होगा। नहीं। हे भगवान, चलो मैं तुम्हारी मीठा बनाने में मदद करती हूँ। तीनों बहुएं मीठा बनाने चली तो गई, लेकिन ओह गॉड, मैं तो यहाँ पर जल जाऊंगी। सॉरी सासू माँ, लेकिन मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। मुझसे भी यहाँ नहीं रुका जाएगा। मम्मी जी, मैं खाना हमारी तरफ से आप ही बना दीजिए, नहीं तो हम बाहर से मंगा लेंगे। ये क्या बात हुई बहू? मम्मी जी, अगर हम यहाँ 1 मिनट और भी रुके ना तो हमारा ये सुंदर रंग जल कर काला पड़ जाएगा। हम तो जा रहे हैं। बेचारी कल्पना को अकेले ही अपनी तीनों बहुओं का खाना बनाना पड़ा और वो तीनों आराम से जाकर एसी की ठंडक में बैठ गई। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। कल्पना की तीनों बहुएं अमीर परिवारों से थीं, इसीलिए वो कभी भी कोई काम नहीं करती थीं। वो तीनों बहुत ज्यादा घमंडी भी थीं, जिसकी वजह से कल्पना परेशान थी। ओहो, पहले मुझे अमीर घरों की सुंदर लड़कियां पसंद थी, लेकिन जब से ये तीनों मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरी तो रातों की नींद और दिन का सुकून बिल्कुल खत्म हो गया है। अब मैंने सोच लिया है, मैं अपने दोनों छोटे बेटों के लिए गरीब घर की काली लड़कियां ही बहू बनाकर लाऊंगी। फिर क्या था,
कल्पना ने तभी से सीधी सादी लड़कियों को ढूंढना शुरू कर दिया और उसे गरीब घर की 2 काली बहनें अपने बेटों के लिए पसंद आ गई। मैं अपने बेटों की शादी इन्हीं लड़कियों से करूंगी। कल्पना ने अपने बेटों का रिश्ता उन दोनों के साथ पक्का कर दिया और कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो गई। भूमि और काव्या दोनों अपनी ससुराल के दरवाजे पर खड़ी हुई थी कि तभी अपनी काली देवरानियों को देखकर तारा बोली, ये क्या मामी जी, आपने अपने बड़े बेटों के लिए तो हीरो को ढूंढा और छोटो बेटों के लिए कोयला ले आए। अरे इससे अच्छा तो आप मेरे हैंडसम देवरों की शादी मेरी मौसी की बेटियों से कर देती। चुप कर, हर चीज में सिर्फ रंग रूप नहीं देखा जाता है। माना तेरी मौसी की बेटियां सुंदर हैं, लेकिन मुंह से तो वो सभी तुम्हारी ही तरह जहरी उगलती हैं। भगवान बचाए ऐसी लड़कियों से। मामी जी, आपको मेरी बहनों को कुछ भी बोलने का हक नहीं है। हाँ तो तुझे भी मेरी बहुओं के बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। तारा चुप हो गई। कल्पना ने बड़ी खुशी से अपनी दोनों बहुओं का घर में स्वागत किया। भूमि और काव्या भले ही रंग रूप की अमीर नहीं थी, लेकिन वो अपने अच्छे कर्मों और संस्कारों की बहुत अमीर थीं। दोनों बहनों ने अपने ससुराल में कदम रखते ही अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझा और सारी रस्मों को भी बहुत अच्छे से निभाया। अब शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। काव्या और भूमि से कल्पना बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन काव्या किचन में खाना बना रही थी कि तभी वहां पर स्माइरा आ गई और बोली, ओ कलो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चल जल्दी से मेरे लिए नींबू पानी बना। आपने मुझे अपनी नौकर समझ रखा है क्या? चुपचाप खुद बनाइए और पी लीजिए। ओ कलो, मुझसे जबान मत चला, जितना बोला है उतना कर। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और वैसे भी आप अपनी ये हैकड़ी मुझे ना ही दिखाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे किसी की अकड़ देखने का कोई शौक नहीं है। ओ सुन, तेरी औकात बस मेरे पैर की जूती जितनी है, तो तू मुझसे जुबान मत चला, वरना तुझे तेरी औकात दिखाने में मुझे देर नहीं लगेगी। मेरे कदमों की कीचड़। स्माइरा काव्या को सुनाती हुई किचन से चली गई। कुछ देर बाद भूमि कमरे में झाड़ू लगा रही थी कि तभी तारा ने आकर कमरे का पंखा चला दिया और सारा कचरा इधर उधर फैल गया। ये क्या किया आपने जेठानी जी? उप्स! चलिए अब आप ही इसे साफ कीजिए। ओह हेलो, होश में तो हो? बिल्कुल, साफ कीजिए इसे। भूल जाओ, और मेरी मानो तो तुम भी इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब मेरे साथ इस फिल्म का मजा लो। बिल्कुल नहीं, अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो फिर इसे कौन साफ करेगा? सासू माँ खुद कर लेंगी। तारा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहाँ कल्पना आ गई। हाँ, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरी बहू, तू मेरी इन बहुओं को कभी भी अपने फेवर में नहीं कर पाएगी, समझी? ओहो सासू माँ, वैसे जब से आप भूमि और काव्या को अपनी बहू बनाकर लाई हो, तभी से आप हमें पूरी तरह भूल गई हो। मुझे तो लगता है कि आप हमें अब अपनी बहू भी नहीं मानती हो। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। इसी तरह से नोक-झोंक में ही कल्पना के परिवार के दिन बीत रहे थे। तीनों गोरी जेठानियां ही अपनी काली देवरानियों से रत्ती भर बात भी नहीं करती थी। इसी तरह देखते ही देखते 1 साल बीत चुका था और एक दिन, जेठानी जी नीचे आ जाइए, खाना तैयार है। काव्या के बुलाने पर तीनों जेठानियां नीचे आ गई, लेकिन वो तीनों ही गुस्से में थी, क्योंकि कुछ देर पहले कल्पना ने उन्हें डांटा था। बस ये काली माई ही हमारी सास को अच्छी लगती है, हमारी तो इस घर में कोई जगह ही नहीं है। हमेशा इनकी वजह से हमें डांट पड़ती है। मैं तो चाहती हूँ कि ये दोनों कहीं जाकर डूब मरे। तीनों जेठानियां इसी तरह बात कर रही थी कि तभी टेबल पर काव्या और भूमि केक लेकर आई। हैप्पी एनिवर्सरी जेठानी जी। तीनों जेठानियां केक और अपनी देवरानियों को देखकर हैरान हो गईं। इस नोक-झोंक में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन जो भी हो, इस सब में हमारा एक दिन चुनौतियों से भरा हुआ था। अब बस हम यही चाहते हैं कि आपके मन में हमारे लिए जो नफरत है उसे खत्म कर दो और हमारा ये छोटा सा तोहफा कबूल करो। अपनी देवरानियों का अपने लिए प्यार देखकर तीनों अमीर गोरी जेठानियों की आंखें भर आईं और फिर उन्हें अपने किए पर पछतावा महसूस हुआ। हम अभी तक तुम दोनों को कितना गलत समझ रहे थे, लेकिन गलत तो हम खुद ही थे। हमने कभी अपनी ससुराल, अपनी सास को कुछ नहीं समझा, लेकिन आज सब कुछ समझ आ रहा है। माँ जी, काव्या और भूमि, आप सभी हमें माफ कर दीजिए। माफी मत मांगे भाभी। जिस दिन इंसान को उसकी गलती महसूस हो जाती है, उसी दिन उसकी सारी गलतियां माफ हो जाती हैं।
अब आप माफी मत मांगिए। देखा अपनी देवरानियों को, अब तुम्हें समझ आया बेटा कि पैसा और रंग रूप कुछ नहीं होते जब तक सीरत अच्छी ना हो। तीनों गोरी बहुएं बहुत गौर से अपनी सास की बातों को सुन रही थी। अब उन तीनों को अक्ल आ चुकी थी। इसी के साथ तीनों गोरी अमीर जेठानियों ने भी अपनी देवरानियों के लिए अपने गले का हार उन्हें उनकी शादी के तोहफे के रूप में दे दिया। वो सभी गिले शिकवे भूल जाती हैं और इसी के साथ अबतारा, सुमायरा और पलक तीनों ही अच्छी बहू बनने की कोशिश भी करती हैं और वो अपनी जेठानी होने का फर्ज भी निभाती हैं और अब सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।